क्या बात कर रहा है? 15% रिटर्न? कौन सा स्कीम? P2P? ए बाय, रुक जरा, आरबीआई ने रेगुलेशन लाया है P2P के लिए, पूरा इंडस्ट्री हिल गया है। आज तुझे समझाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, P2P यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग या पर्सन टू पर्सन लेंडिंग, ये प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा था हमारे इंडियन मार्केट में इन रिसेंट टाइम्स। जहाँ बैंक में हमें 4% मिलता है हमारे सेविंग्स बैंक में, या टर्म डिपॉजिट पे हमें 6-7% मिलता है, या इवन कॉरपोरेट एफडीज में 8-9% से ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलता है। ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म हमें 10% से लेके 15-16% रिटर्न का एश्योरेंस दे रही थी। हाउएवर इट वाज फाउंड इन 2023, जब आरबीआई ने ये सब एंटिटीज का ऑडिट किया, तभी मालूम पड़ा कि काफ़ी सारे रेगुलेशंस को ये तोड़ रही थी। आरबीआई ने 2 बड़ी ऐसी P2P प्लेटफॉर्म पे 2-2 करोड़ का फाइन लगाया है, टोटल 4 करोड़ का फाइन लगाया है, बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग द रेगुलेशंस, दे वर मिसयूजिंग, मिस इंटरप्रेटिंग द रेगुलेशंस। सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड देयर एक्सपीरियंस, आरबीआई ने हाल ही में 16 अगस्त 2024 में जो ओरिजिनल रेगुलेशंस थे रिगार्डिंग P2P 2017 के रेगुलेशन थे, उसमें अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें और थोड़ा क्लैरिटी लाया है, जिसके वजह से पूरा इंडस्ट्री का ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और जो पहले रिटर्न जो हमें मिलता था वो नहीं मिलेगा। सो आइए वो देखते हैं, समझते हैं क्या है वो। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि P2P प्लेटफॉर्म आखिर करता क्या है, उसका वर्किंग क्या है। तो ट्रेडिशनल हमारे बैंकिंग चैनल में कैसे काम होता है, हम जो इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स है वो बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग्स बैंक में पड़ा रहता है या टर्म डिपॉजिट में पड़ा रहता है। सेविंग्स बैंक में हमें 3-4% रिटर्न मिलता है और टर्म डिपॉजिट पे 6-7% मिलता है। बैंक्स फिर क्या करती हैं, बैंक्स ये पैसा आगे लेंड करती है फॉर बिजनेस लोन, फॉर पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, ये आगे बोरोवर को लेंड करती है। तो बोरोवर को जब भी लेंड करेगी ये बैंक, तो 14-15% पे लेंड करेगी। होम लोन पे कम रहेगा, 7-8% रहेगा। जो अनसिक्योर्ड लोन रहता है, जो बिजनेस लोन रहता है, जो पर्सनल लोन रहता है, वहाँ पे 12-15% रिटर्न चार्ज करेगी। तो ये 10% का गैप, से फ्रॉम 4% टू 14%, वो 10% का गैप बैंक को एज अ मार्जिन मिलता है। ऑल्सो बैंक्स सर्टन टाइप ऑफ बोरोवर्स को लोन नहीं देती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहते हैं या लोअर इनकम ग्रुप रहते हैं, या वो जो सर्टन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इनकम प्रूफ नहीं है, तो ऐसे टाइप ऑफ बोरोवर्स को बैंक्स सर्व नहीं करती है। ऑल्सो देयर आर सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे बैंक्स नहीं डील करना चाहती है, जहाँ टिकट साइज़ काफ़ी कम है, जहाँ पे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो बैंक क्या करती है, बैंक एनबीएफसी को लेंड करती है। ओके, सो बैंक को डिपॉजिट से पैसा आता है 6-7% पे, फिर आगे वो 11-12% पे एनबीएफसी को लेंड करती है। ठीक है, और फिर ये एनबीएफसी जाके आगे जो बोरोवर्स, अल्टीमेट बोरोवर्स, उनको लेंड करती है एट 18-20% रिटर्न। ओके, तो ये सब मिडलमैन का काम एलिमिनेट करता है P2P प्लेटफॉर्म। तो ये सारे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने 2017 में P2P के रेगुलेशंस बनाए थे, और उसके बाद काफ़ी सारी एंटिटीज़ ने इनका लाइसेंस लिया था। सो देर आर अबाउट 26 एंटिटीज़ जो ऑपरेट करती हैं, उसमें से 15 आर एक्टिव, और जो टॉप 4 या 5 जो एंटिटीज है, दे डू 80% ऑफ द बिजनेस। तो ये P2P प्लेटफॉर्म क्या करती है, ये लेंडर और बोरोवर को मैच करती है। लेंडर को उनके पोर्टल पे पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनको सर्टन डिटेल्स देनी पड़ती है, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे देनी होती है और रजिस्टर करवाना पड़ता है। सिमिलरली जो बोरोवर्स होते हैं, उनको भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड इनकम प्रूफ और वो सब प्रूफ देके रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर ये प्लेटफॉर्म लेंडर और बोरोवर को मैच करती है। दैट्स देयर बेसिक वर्क। फर्दर जब भी बोरोवर ईएमआई देता है, तो वो ईएमआई को भी रूट करने का काम ये प्लेटफॉर्म करती है, फ्रॉम द बोरोवर टू द लेंडर। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स, चेक बाउंस, ऐसे सब इश्यूज होते हैं, तो रिकवरी में भी ये
P2P प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होती है और वो पैसा जो रिकवर होता है वो अल्टीमेटली लेंडर को देती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सर्टन फीस चार्ज करता है फ्रॉम द बोरोअर एज वेल एज फ्रॉम द लेंडर। लेंडर से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, बोरोअर से प्रोसेसिंग फीस, बाउंसिंग चार्जेस, फिर रिकवरी चार्जेस, लीगल चार्जेस, जो भी रहता है वो जो भी इन्वॉल्व होता है वो बोरोअर के अकाउंट में डेबिट होता है उतना पैसा। सो ये बेसिक उसका ऑपरेशंस है। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आरबीआई ने P2P प्लेटफॉर्म को बोला था कि आप सिर्फ इंटरमीडियरी की तरह काम करोगे, आपका काम है सिर्फ लेंडर्स और बोरोअर्स को मैच करना और एक प्लेटफॉर्म देना और ट्रांजैक्शंस को रूट करना, जो बोरोअर पैसा देगा वो लेंडर को रूट करना, इतना ही आपका काम है। लेकिन ये सारी एंटिटीज अलग तरीके से अपना बिजनेस चला रही थी। वो ये प्लेटफॉर्म को जो लेंडर है उसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिच करती थी। वो बोलती थी कि आपको मिनिमम 15% एश्योर्ड रिटर्न मिलना है। हाउएवर दिस इज नॉट द केस। अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो वो रिस्क लेंडर को बेयर करना है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या रहता है, वो बैंक्स क्रेडिट रिस्क बेयर करती है, नॉट द डिपॉजिटर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो P2P प्लेटफॉर्म है दैट विल फंक्शन ओनली एज एन इंटरमीडियरी, और जो क्रेडिट रिस्क है, अगर पैसा नहीं देता है बोरोअर तो वो लेंडर का रिस्क है। नाउ सिंस द लेंडर इज बेयरिंग द क्रेडिट रिस्क, लेंडर को दिखाना चाहिए कि कौन कौन से बोरोअर्स है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका क्रेडिट असेसमेंट कैसे किया है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, ये सारी डिटेल्स लेंडर को देनी चाहिए, जो ये सारी एंटिटीज़ नहीं देती थी। ऑल्सो ये एंटिटीज़ लेंडर को एनी टाइम विड्रॉल का फैसिलिटी देती थी, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। नाउ आप ही सोचिए, अगर लेंडर का पैसा बोरोअर के पास है तो वो एनी टाइम विड्रॉल कैसे कर सकेगा? सो ये एंटिटीज़ जो दूसरे लेंडर का जो पैसा रहता था वो इनको विड्रॉल के टाइम पे दे देते थे, और जो लोन्स जो एग्जिस्टिंग जो ओरिजिनल लेंडर को एलोकेट किया गया था वो नए लेंडर को एलोकेट करते थे। दैट इज़ हाउ दे वर वर्किंग। तो आरबीआई ने बोला है कि ऐसा अलाउड नहीं है, लेंडर को तभी पैसा मिलेगा जब भी बोरोअर पैसा देगा। फर्दर आरबीआई ने कहा है कि ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी कि बोरोअर ने अगर उसका ईएमआई दिया है तो वो लेंडर को डायरेक्टली क्रेडिट होना चाहिए, वो पूल अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, जो P2P एंटिटी है उसके पूल अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। क्या होता था कि अर्लियर सिर्फ आपको लेजर में वहाँ पे अमाउंट दिखता था, जो लेंडर है या जो इन्वेस्टर है उसको लेजर में उस अमाउंट दिखता था कि बोरोअर ने पे किया है, लेजर बैलेंस इतना है, वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था। हाउएवर आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि ऐसा नहीं होगा, जो बोरोअर का पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा और एस्क्रो अकाउंट के थ्रू लेंडर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कीजिए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, म्यूचुअल फंड के ऊपर है, काफ़ी सारे डेमो वीडियोस के ऊपर है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है। प्लीज़ एक्सप्लोर माय चैनल, आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। आरबीआई ने एक और डायरेक्शन दिया है एंटिटीज़ को, बोला है कि आपको आपकी सर्विसेज के लिए फिक्स्ड फी मॉडल आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप परसेंटेज वाइज आप नहीं चार्ज कर सकते हो, और आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आप कितना फीस, कितना प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हो, कितना बाउंस चार्ज लेते हो, कितना आप रिकवरी चार्जेस लेते हो, ये सारा कुछ डिटेल्स आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको लेंडर और बोरोअर को दिखाना है। P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर के लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है। अक्रॉस ऑल P2P प्लेटफॉर्म वन इन्वेस्टर के नॉट इन्वेस्ट मोर देन 50 लाख रुपीज़, और अगर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको CA का एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगता है। एंड फ्रॉम द बोरोअर साइड, एक बोरोअर को मोर देन 50,000 रुपीज़ का डिसबर्समेंट नहीं होना है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। ये सारा कुछ समझने के बाद, ये नए रेगुलेशंस का इम्पैक्ट समझने के बाद मेरा कंक्लूजन ये आ रहा है, ये ओपिनियन आ रहा है कि ये P2P इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा।
दे हैव टू मेक लॉट्स ऑफ चेंजेस इन देयर ऑपरेशंस। काफ़ी सारे P2P कंपनी ने नए अमाउंट्स लेने बंद कर दिए हैं फ्रॉम द लेंडर्स, एंड इवन डिसबर्समेंट्स भी स्टॉप कर दिया है। तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये इंडस्ट्री को। आई वुड एट दिस स्टेज आई वुड नॉट advise people to invest more money without especially understanding the risk involved। आपको समझना है कि क्रेडिट रिस्क ये लेंडर उठाता है, एंड सेकेंडली इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यू आर एक्चुअली लेंडिंग टू समवन। आप जैसे आपके दोस्त को पैसा देते हो या XYZ को पैसा देते हो, वैसे ही यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो। तो क्रेडिट रिस्क पूरा आपका है, ये समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। आपको एग्रीमेंट पढ़ना है, बोरोवर का असेसमेंट करना है, उसका क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सारा कुछ समझने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, मेरा चैनल आप एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ है। आप उसमें कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा और आपको फ्यूचर में कैसे वीडियोज़ चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट आउट फॉर यू। That's all for today, friends. Thanks for watching.